यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th के जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न आपको दिख ही रहा है। पहला प्रश्न है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करना। तो देखते हैं, पहला सवाल है हमारा 135 और 225। अच्छा, इनमें बड़ा कौन है? 225 बड़ा है, तो 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है। अब यहाँ a क्या मान हो गया? 225 जो बड़ा है उसको a मान लेंगे, जो छोटा है उसको b मान लेंगे। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? उसे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो हमको है लिखनी पड़ेगी प्रमेय से। क्या है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। और इसकी लिमिट क्या होती है? 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन बी, आर लेस देन बी। ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 225 में से इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमने बता दिया लिमिट इसकी। 225 इक्वल टू b का मान कितना है? 135। b और q के बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, प्लस इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है। इस सवाल को जब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब एक बार पहले चरण चल रहा है, पहली कंडीशन में क्या होगा? 135 को 225 से डिवाइड करेंगे, 135 से 225 को डिवाइड करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, फिर अब काफी में आएंगे 135 एकम 135, 135 में 270 ज़्यादा हो जाएगा। 135 0, 12 में से 3 गया 9, कैंसिल, तो कितना आ गया? 90। रिमाइंडर कितना आ गया? 90, और क्विटिएंट कितना आ गया? 1। तो 225 इक्वल टू 135, क्विटिएंट हमारा 1 आया, रिमाइंडर 90 आया। ठीक है ना। यह हमारा पहला चरण खत्म होता है। दूसरा चरण लेते हैं, तो दूसरे चरण में इसको और इसको देखते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 135। छोटा कौन है? 90। 135 हमारा a बन जाएगा, मतलब 135 इसकी जगह पर आ जाएगा, 135 इक्वल टू 90 इसकी जगह पर आ जाएगा, b की जगह पे, और ये नया q बनेगा और नया r बनेगा। फिर डिवाइड करते हैं 90 को, 90 से 135 को, 90 एकम 90, 90 तो 180 ज़्यादा हो जाएगा। तो 5, 13 में से 9 गया 4, ये कैंसिल। तो कितना आंसर आ गया? देखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आंसर आया हमारा 135 इक्वल टू 90, और क्विटिएंट कितने बार गया? भागफल 1 बार गया, और शेषफल कितना हो गया? 45। ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। अगले स्टेप में ये हमारा नया a बन जाएगा, 45 b बन जाएगा, और q हमको निकालना रहेगा और r हमको निकालना रहेगा। अब ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 45 से 90 डिवाइड होता है 2 बार, तो 45 जो ना 90, कितना हो गया? 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 बार हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा 0 रिमाइंडर किस पर है? 45 पे। हैंस अतः HCF क्या रहेगा? HCF रहेगा हमारा 45। HCF क्या आएगा? 45। दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे हम। दूसरा सवाल है हमारा 420 और 130। बड़ा कौन है? 420 130 से a क्या हो जाएगा? 420, b क्या हो जाएगा? 130। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से। ठीक है बच्चों, प्रमेय से। तो आइए देखते हैं हम, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 420, b की वैल्यू कितनी है? 130, q हमको पता नहीं है, r हमको पता नहीं है। r हमको लाना है और q भी लाना है। अब पर आपका भी जाएंगे और 420 को 130 से डिवाइड करेंगे, 420 को 130 से डिवाइड करेंगे। 130 इंटू 3 करते हैं, 4 करते हैं, 53 52 ज़्यादा हो जाएगा, 3 करते हैं, 33 39। ठीक है। 0, 12 में इसमें हो गया 3, कैंसिल। तो कितना हो गया? 420 130, क्विटिएंट क्या आ गया? क्विटिएंट आ गया हमारा 3, और रिमाइंडर कितना आ गया? 30। ठीक है ना। फिर पहला चरण खत्म हो गया। अगले चरण में फिर देखेंगे 420, तो अब देखना हट गया अपना। अब नया सवाल आ जाएगा 130, 30 इसकी जगह पर आ जाएगा 30, नया क्यू मिलेगा, नया आर मिलेगा। फिर 30 से इसको डिवाइड करते हैं,
30 से 130 को डिवाइड करते हैं तो 30 या 90, 30 को 120, 0 1 कैंसिल, तो इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया 130, 30 क्यूटेंट कितना आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 10। ठीक है, नया चरण फिर चालू हो जाएगा। 30 इसकी जगह पर आ जाएगा, 30 की जगह पर 10 आ जाएगा, नया क्यू मिलेगा, नया आर मिलेगा। फिर किसको 10 से इसको डिवाइड कर तो 10 दिया 30, तो कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 बार गया और ये 0, 3 बार 10 से 3 बार डिवाइड हुआ 30, तो आंसर क्या आ गया क्यूटियंट आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 0। तो एचसीएफ कितना होगा हमारा, एचसीएफ मिलेगा एचसीएफ इक्वल टू 10। दोस्तों इस तरह से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ निकालना सीखा। तो आइए अब दूसरे सवाल को देखते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम सवाल को। हमारा अगला सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमें देखेंगे क्या दिया है, हमें दिया है और यही दिखाना है, दिया है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमको दिया है और ये दिखाना है, रूप का होता है, ऐसा दर्शाना है, होता है जहाँ क्या होगा तो एक पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है ना। अब हमको क्या दिया है 6q + 1, 6q + 3, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कंपैरिजन कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है, इक्वल टू BQ + R, ये BQ + R के रूप में है, तो ये BQ + R लिख के और 6q + 1 से इसका कंपैरिजन करते हैं। Q और Q इधर बराबर करें तो B का मान कितना हो जाएगा 6, R का मान कितना हो जाएगा 1। अब R का मान 1 हो जाएगा तो अगली बार क्या लेंगे, तो अब यहाँ रखेंगे R की वैल्यू कहाँ तक हमारे पास 5 तक है, तो यहाँ ले लें R का मान क्या ले लें, लेकिन हमारा ये लिमिट क्या है 0 ≤ R <B, और B कितना है हमारा 6, तो ये R की वैल्यू कितना तो होनी चाहिए 5 तक, क्योंकि 5 छोटा है 6 से, ≠ = 5 ≠ 6 देन 0। तो R की वैल्यू कहाँ तक ले लें 1 2 3 4 5 तक। अब क्या करें, अब B = 6 व R = 1 लेने पर, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है BQ + R, B का मान 6, Q का मान कुछ नहीं, R का मान 1 लिया, ठीक है, ये छोड़ दिया। फिर पुनः करके B = 6 व R = 2 लेने पर, यहाँ रख दें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से BQ + R, ठीक है ना। तो B का मान कितना 6, Q और R का मान कितना हो गया 2। फिर इसी प्रकार B = 6 व R = 3 लेने पर, तो ले लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से B का मान 6, Q + 3, B = 6 व R = 4 लेने पर, ठीक है ना। तो BQ + R में वैल्यू पुट करेंगे 6Q + 4, फिर देख लेंगे कि B = 6 व R = 5 लेने पर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, ये हो गया 6, B का मान कितना है 6Q + R का मान कितना हो गया 5। बस हमको 5 तक लिमिट थी R की, तो यहाँ तक निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चूंकि ऑलरेडी धनात्मक तो सभी है, इसमें विषम पूर्णांक देखा जाए तो ये मिलेगा जो सम पूर्णांक है, ये विषम में पूर्णांक मिलेगा, ये सम है, ये विषम पूर्णांक होगा, यह क्या लिख देंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 व 6q + 5 के रूप का होगा। इस तरह से क्या हुआ, हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अगला सवाल, फिर हम इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे। अगला सवाल होगा हमारा कि क्या संख्या 6 की पावर n, 4 की पावर n और 12 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। हम इस सवाल को देखेंगे। सब 3 सवाल है इसके अंदर, 1 2 3 सवाल लिए हैं। तो पहला सवाल है 6 की पावर n। 6 का फैक्टर करते हैं तो 6 का फैक्टर क्या आता है, 2 × 3 की पावर n। तो यहाँ क्या लिख देंगे, चलो इसका देख लेते हैं। 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 की पावर n, तो 4 का हो जाएगा 2 × 2 की पावर n। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 × 2, ठीक है, की पावर n। ठीक है, अब क्या होगा, इन तीनों के फैक्टरों में हम क्या लिखेंगे, यहाँ संख्या 6 की पावर n, 4 की पावर n व 12 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है। 5 नहीं आता है। यदि 5 आता है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता तो 0 पर आ जाता। 5 नहीं आता है, अतः संख्या 6 की पावर n, 4 की पावर n व 12 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना, ये 3 सवाल है, इन तीनों को आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 6 की पावर n का बताना है आपको, तो 6 की पावर n का हम पहले फैक्टर कर लेंगे और लिख देंगे कि यहाँ संख्या 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से हम 4 की पावर n और 12 की पावर n का भी कर सकते हैं। तो आइए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, देखते हैं उसको। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए देखते हैं। HCF 306 और 657 दिया है, इसका HCF कितना दिया है, 9। दो संख्याओं का HCF हमको कितना दिया गया है, 9। तो हमको LCM फाइंड करना है इन दोनों संख्याओं का। तो क्या दिया है पहले देखते हैं। दिया है हमें क्या है कि HCF 306 657 का कितना दे रखा है, 9। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, LCM की, और वो इन दोनों संख्याओं का LCM हमको निकालना है। इसकी वैल्यू हमको निकालना है। देन वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो क्या जानते हैं, पहली संख्या कितनी है, 306 इंटू दूसरी संख्या कितनी है, 657 इक्वल टू HCF या LCM किसी को पहले लिखते हैं, किसका HCF है, 306 और 657 का इंटू LCM भी किसका निकालना है, 306 और 657 का। ठीक है, अब हमको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिख देते हैं। 306 इंटू 657 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमको 9 दे रखी है, इंटू LCM 306 657 इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बजाय 9 को नीचे लेके आ जाते हैं, 657 अपॉन 9 इक्वल टू LCM 306 657। 9 से ये कट गया, 9 3 27 बच गया 3, 9 चौके 36, तो ये आ गया 34 इंटू 657। LCM 306 और 657 का। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 22,338। ठीक है, 22,338 किसका, ये LCM क्या मिल गया हमको, 306 का और 657 का, 22,338।
एक बार पलट के लिख देते हैं। एलसीएम 306 657 इक्वल टू 22,338। इसका मल्टीप्लाई ये इसका एलसीएम आता है। ठीक है, इस तरह से हमने इस इम्पोर्टेंट सवाल को देखा। आइए देखते हैं दूसरा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल। दोस्तों हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं। बिल्कुल 4 नंबर का सवाल रहेगा। सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3, √2, √5, √7 जो भी संख्याएं हैं वो एक अपरिमित संख्या है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या लेते हैं, हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। माना √3 एक परिमित संख्या है, उल्टा मान लिया इसका। अपरिमित सिद्ध करना तो हमने क्या मान लिया कि ये परिमित संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, परिमित संख्या। परिमित संख्या किस रूप की होती है, a/b, p/q, जो भी लेना हो तो उसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया, a/b। लिख देंगे जहाँ a व b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है ना। एंड और b नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखना अंडर रूट है, अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दें तो √3 का भी वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, a/b का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, ये a²/b² हो गया। b² को इधर लेके चले गए तो a²/3 हो गया। अब यहाँ क्या फील हो रहा है, क्या दिख रहा है हमको कि a² इज डिवाइड बाई 3। यहाँ दिख रहा है a² 3 से विभाजित है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। a² जब विभाजित है 3 से तो a भी 3 से विभाजित होगा। ये एक बार प्रूव हो गया। इसे दूसरी बार प्रूव करने के लिए क्या मान लें, हम मान लेते हैं, जैसे इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। हम मान लें, माना a इक्वल टू, एक बार और प्रूव कर दे, एक बार तो हो गया, एक बार और देख लेते हैं। माना a इक्वल टू 3c, एक की जगह क्या यूज कर लेंगे, 3c बाई इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। एक कौन सी है, बुला लो उसको, b² इक्वल टू a²/3। b² इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो b² इक्वल टू 9c² अपॉन 3, 3 3 जा 9। b² इक्वल टू 3c², 3 को नीचे ले गए तो b²/3 इक्वल टू c²। एक बार पलट के लिख लें, c² इक्वल टू b²/3। अच्छा यहाँ क्या दिख रहा है, जो यहाँ दिख रहा था वही का वही वहाँ दिख रहा है कि b² इज डिवाइड बाई 3। यहाँ लिख दें, यहाँ b² 3 से विभाजित है, अतः b भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब क्या देखना, पहली बार के लिए लिख सकते हो या दूसरी बार के लिए लिख सकते हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, यह जो दिक्कत आ रही, विरोध हो रहा है, ये विरोध किसके कारण हो रहा है, हमने इसको ऐसा मान लिया इसके कारण। ठीक है, तो वो बात हमें लिख देंगे कि अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना, सोच विचार जो भी है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो हमने माना, इसलिए हमको गलत कल्पना के कारण ये विचार प्राप्त होता है, गलत कल्पना के कारण ये प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है
यह निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगी? √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से हमने सवाल को पूरा किया। अब हम √3 की जगह √2, √5, √7 और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस इम्पोर्टेंट सवाल को हमने देखा, जो कि 4 नंबर का हमारे मेन पेपर में वार्षिक एग्जाम में आएगा। दोस्तों, हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल होगा हमारा दोस्तों, हम ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं जो कि परीक्षा में आने के इसके भी कभी भी चांस रहते हैं। तो आइए देखते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वैसा वैसा मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ रूट के साथ कुछ अदर संख्याएं लिखी होती है तो सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर ले जाने में समस्या आएगी, स्क्वायर खोलने में समस्या आएगी, तो इसको छोटा बना देंगे। तो देखना 3 + 2√5 ये हमारा हमको क्या परिमेय संख्या के रूप में मान लिया a/b, यहाँ लिख दिया a और b पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, और जहाँ b ≠ 0 है। ओके, अब आगे देखते हैं हम। 3 + 2√5 हमको रूट को सेपरेट करना है। रूट को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट। 3 को उधर ले गए, 2√5 = a/b - 3। यहाँ रूट को सेपरेट करना है। 2 भी लिखा है, 2 को भी नीचे ले गए अलग, a/b - 3। अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, ये हो जाएगा a/2b - 3। ठीक है ना। अब ये अपरिमेय संख्या है, ये अपन ने इसको क्या माना है? परिमेय माना है यहाँ पे। तो अब क्या है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसके यहीं छोड़ देंगे। और क्या लिख देंगे कि देखना √5 है और इधर ऐसी संख्या है, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि यह विरोधाभास, जो उधर लिखा था वही का वही, यह विरोधाभास क्या है कि देखना √5 और इधर a/2b - 3, तो एक ये परिमेय संख्या जैसा है, इधर अपरिमेय संख्या जैसा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने आप में सवाल लेंथी होता चला जाएगा, एक बार के लिए, 2 बार के लिए। तो इससे अच्छा है कि आने वाली कंडीशन भी आखिरी में ऐसे आएगा, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना, गलत सोच के कारण प्राप्त होता है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने ऐसा सोच लिया, इसके कारण ऐसा प्राप्त हो रहा है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने सवालों को देखा। बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल हमारा 6√2 रहेगा। रूट के साथ यदि कोई संख्या लिखी तो वो ही रुक जाएगा, 5 - √3 रहेगा। ठीक है ना। इन सवालों को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आगे हम देखते हैं टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के बारे में, शांत और अशांत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको याद है, इस बार सिलेबस में शायद इसको हटा दिया गया है, पर भी हम देखते हैं इसका सवाल कि 13/125 शांत है या अशांत। तो सबसे पहले क्या होगा, जब सवाल लिख लिया 13/125, 125 का हमने फैक्टर किया, तो 125 का फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 से लगाया, 25 बार गया, फिर 5 से लगाया, 5 बार गया, फिर 5 से लगाया, 1 बार गया।
तो इसका आंसर आया 13/5⁵। तो यदि हमारे सवाल में 5 की पावर n, 2 की पावर n या इन दोनों की पावर n होता है, ठीक है ना, इन दोनों की पावर होता है, तो वो दशमलव के साथ कैसा होता है, शांत। यदि कोई सवाल 19 में टूटता है, 19 में टूटता है या इन दोनों में टूटता है, इनके अलावा यदि कुछ भी आता है इनके साथ, तो वो सब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा सर, अशांत होगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्या होगा, 5 की पावर में रहा है, 5 की पावर में रहेगा तो क्या लिख देंगे, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक शांत है, तो 13/5⁵, ठीक है। अब यहाँ नीचे हमको कैसे भी करके 10 बनाना है, तो 10 बनाना है, यदि हम 5 है, यदि यहाँ 2 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 अपने आप बन जाएगा। तो मैं 2 ले लेता हूँ, 2 ले लिया मैंने, तो यहाँ 5 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 ले लिया, इतना ही ऊपर लिख दिया। आगे क्या होगा, 13 ऐसा कैसा इंटू 2 की पावर 3 8 हो गया, और यहाँ दोनों की होल पावर को मिला दिया, 5 इंटू 2 की होल पावर 3 हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे 8 है 104 हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया 5 दूना 10 की पावर 3, कुल मिला के क्या हो गया 104/10 इंटू 10 जितने बार हो गया, 3 बार 0 लिख दिया, 3 है तो 3 बार 0 लिख दिया, 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दूँ तो हो गया 0.104। दशमलव के साथ कितने स्थानों पर शांत होगा, 3 स्थानों तक शांत होगा। दोस्तों इस तरह से हमने कक्षा 10वीं के अध्याय 1 जो कि वास्तविक संख्या है, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पर नज़र डाली, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।